नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आजकल हम लोग कर रहे हैं अपने समीर बंसल जो बुक है उसके क्वेश्चंस। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले हमें कुछ अनाउंसमेंट करना है। पहली चीज़ ये कि हमारे जो ड्रॉपर से टॉपर स्टूडेंट हैं, अगर वो क्लास देख रहे हैं तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों की क्लासेज 1 अक्टूबर से चलेंगी, है ना। आज हम उसके लिए अनाउंस कर देंगे शाम को, और आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमको सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। आपका कोई जितने भी कांटेक्ट में हैं आप उनको जोड़िए। और मैथ्स में अगर धूम मचाना है, तबाही लानी है, कहते हैं ना, मैथ्स के पेपर को फोड़ना है और 91% या अबव स्कोर करने हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जीम एंड जिया दोनों में आप फोड़ेंगे। जिम मतलब जेई मेन, जिया मतलब जेई एडवांस 2021। तो हमने कहा है कि देखिए, इसमें अभी आज हमने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगले 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और 20 के मल्टीपुल में रहेंगे, मतलब 5 इधर 5 इधर हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन मैं 15 ही डिस्कस किया, तब ये नहीं कह रहे सर ने बोला था 20, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि 20 का मल्टीपुल रहे, है ना। आगे से जैसे ये तो 20 का मल्टीपल कंप्लीट हो जाएगा, और मान लीजिए कहीं पे 44 ही क्वेश्चन है तो पहले दिन 20 होंगे और दूसरे दिन 24 कर लेंगे। अगर 50 के अबव जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर पहले मान लीजिए 54 किसी एक्सरसाइज में है तो पहले दिन 20, दूसरे दिन 20, तीसरे एक्सरसाइज में 14। तो इस तरह से चलेगा ताकि आप भी अटैम्प्ट करें। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अटैम्प्ट करके ही ये क्लास देख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड क्लास है और आप जानते भी हैं कि आपको अटैम्प्ट करके, जो हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट और प्रमोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने 10 तक इनफैक्ट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट, ये सारी चीज़ें तो पढ़ लिया है ना। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चंस में ये हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कब होता है, जब ये इंटीजर आए, है ना। अब देन द नंबर ऑफ सच वैल्यूज ऑफ ए, अब हमें ये देखना होगा कि किस ए के लिए ये पूरा क्वांटिटी क्या है, इंटीजर है। आप लोगों में कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन्वर्स ट्री को नहीं पढ़े हैं, तो इसके बाद हम आपका इन्वर्स ट्री को, जैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी ना, तो आपका फंक्शन भी हम कंप्लीटली करेंगे उसके बाद इन्वर्स ट्री को, है ना। लेकिन हम उसके पहले डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा दिए हैं, तो डिफरेंशिएशन के भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका फंक्शन, फिर इन्वर्स ट्री को, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, देखो जैसे ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये क्या है बेसिकली, ये ITF से हम लोग जानते हैं। अगर आप ITF नहीं पढ़े हैं तो आप जस्ट ऐसे नोट कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाता है इसकी वैल्यू 2 टाइम्स tan इनवर्स x, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, और इसको डिराइव कराया जाता है वहाँ पे। अदर चैप्टर्स में हम ये जूम करेंगे कि आप जैसे इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है साइन इन, आप लोगों ने अगर जेई मेन का क्रैश कोर्स वाला देखा होगा तो ये तो y = x लाइन है, और ये y = होता है पाई माइनस x, और ये है आपका कहाँ गया, ये y = -पाई माइनस x। तो x की जगह 2 tan इनवर्स x लिखना है। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, अगर x की वैल्यू आपकी 1 से इन्फिनिटी तक है, क्लियर, मतलब ग्रेटर दैन 1, और -पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, अगर आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, तो लेस दैन -1। वैसे -1 पे कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू निकालोगे तो -पाई/2, और यहाँ अगर वैल्यू निकालेंगे तो -1 पे ये कितना आ जाएगा, +पाई/2, तो ये -पाई/2 अगेन आ जाएगा बिकॉज ऑफ -पाई। और यहाँ 1 पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका पाई/2, क्योंकि ये पाई/4 होगा, डबल करोगे तो ये भी पाई/2, ये भी पाई/2। और इसका ग्राफ जो होता है ना, वैसे हम ITF में इसको याद करवा देते हैं, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आप क्या करिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बना लीजिए, है ना। और इसका ग्राफ दोस्तों ऐसे होता है, जैसे 2 tan इनवर्स x का कई लोग जानते भी होंगे, ऐसे जाता है। तो इसको इस तरह से बनाया, इसको इधर बना दिया, और ये इस तरह से जाएगा, है ना। इसको मैं याद करवा दूंगा आगे, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ये 1 है, और ये कौन है, -1 है, और ये -पाई/2,
है ना, ये π/2। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये मतलब सभी एक्सप्रेशन हैं, इसको देख लीजिए। अब मैं ये कह रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो जहाँ जहाँ इंटीजर होता है एक्सप्रेशन, वहाँ वहाँ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे। वो डिपेंड करता है जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी का रूल ये है कि जहाँ जहाँ आपकी पेन उठ जाए उस पॉइंट को आप रिपोर्ट करिए। तो डज नॉट एग्जिस्ट में अब देखा जाए कि इंटीजर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये है आपका यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं पूछूं कि 1 कितनी वैल्यूज़ के लिए अचीव होगा, तो आप कहोगे 2 वैल्यूज़ के लिए, 0 तो 1 वैल्यू के लिए, और -1 की बात करें तो ये भी आपकी 2 वैल्यूज़ के लिए। तो ये जहाँ जहाँ हमने गोले मारे हैं ना, यहाँ यहाँ आपके फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होंगे। जैसे मान लीजिए ये x1 है ना, ये x2 है, ये 0 तो है ही, ये मान लीजिए ये इसको x3 मान लेते हैं, और ये अपना x4 है। तो आप कह सकते हो कि क्लियरली, और ये किसका ग्राफ बनाए हैं, तो अभी हमने एक प्रकार से इसका ग्राफ बनाया है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करेंगे, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच में, फिर यहाँ नीचे चला जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ बेसिकली क्या है कि साइन इनवर्स जो 2x है अपॉन 1 + x², इसकी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो -1, 0 और 1 हो सकती है इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ, तो आप ये लिखेंगे कि हेंस f इज़ डिसकंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस नहीं लिखना चाहिए, यहाँ डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लियरली एट, देखो ऐसे कैसे होगा बेसिकली, क्या आप फील कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे आप कहोगे कि सर फीलिंग नहीं आ रही है ना, वो फीलिंग लाने के लिए क्या करें उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप 0 पे बात कर रहे हो, सुनना ध्यान से। अब 0+ करेंगे तो ये भाई साहब तो 0+ होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, बिल्कुल सही। राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी 0। जब हम 0 से माइनस करेंगे तो ये तो नीचे गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आने लगेगी, -1। तो ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, तो 0 पे एक तरफ लिमिट आ रही है 0, एक तरफ LHL आ रहा है -1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुई ना, तो वहीं आपको चेक कराना है। तो ये 0 पे जैसे हुआ वैसे x1 पे बात करते हैं। तो x1 के अगर राइट साइड में है, x1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही लिख लीजिए, वैसे चाहें तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो x1 के राइट साइड में है तो ये वैल्यू क्या होगी, 1+ होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 1। और x1 के लेफ्ट साइड में है तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1- और 0 से प्लस, तो ये इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। मतलब 1, x1 पे राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली x2 की बात करते हैं, तो x2+ करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटा, मतलब इसकी वैल्यू 0। और x2- करेंगे तो x2- मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। तो आप कहोगे कि सर ये तो 1+ गया तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक तरफ 0 लिमिट, एक तरफ 1 लिमिट, LHL RHL, तो डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर जब इन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और इन्हीं का नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पूछा जा रहा है ना, नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ है, कितने नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप कहोगे 5, है ना। सीधे सीधे आंसर कर देते हैं, इसका आंसर इज़ लास्ट ऑप्शन। ये 5 कैसे किए पता चला। एक चीज़ आपको यहाँ पे डाउट होगा, है ना, जहाँ तक मैं आप लोगों को जानता हूँ, डाउट आप एक यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ये मगना पड़ेगा क्या। तो यकीन मानो दोस्तों, एक बार ITF हो जाएगा ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये मग जाएंगे एकदम, है ना। इतनी बार आता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर जगह, ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। ये सब ट्रिक व्रिक भी बता देंगे। और अगर हमारा JEE मेन का क्रैश कोर्स देखा होगा तब भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और उसको कोई मना ही नहीं है, रिवीजन मोड में आप कोई भी क्लासेस देख सकते हो, उसके लिए हम मना नहीं किए कि आपको वो नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। क्लियर। तो हमने चुपचाप ग्राफ बनाया -π/2 से π/2। अगर जिनके पास ग्राफ याद नहीं है तो ग्राफ देख सकते हैं, कोई ना कोई बुक में, इनफैक्ट समीर बंसल वाली बुक में ही मिल जाएगा आपको ग्राफ। तो आप ग्राफ देखिए और सिंपली जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ वहाँ आप मार्क कर दीजिए। और हाँ, 0 और 1 के बीच में भाई कोई इंटीजर नहीं है ना। जो रेंज सेट में कौन से हैं, तो -1 है। और यहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कहोगे ये तो आपका जो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी वहाँ पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो हम बोल रहे हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इंटीग्रल वैल्यूज़ ये आएंगी, उसके बाद क्या है,
उसके बाद हमने ये कहा कि जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी उन पॉइंट्स पे फंक्शन का लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो आंसर इज़ 5। मान लीजिए इस तरह के हम लोगों के एलिमेंट जो ये गोले बनाए हैं ये 4 होते तो आंसर 4 टिक करते, इस तरह का कोई गोला नहीं होता तो आंसर 0 टिक करते। तो ये है इस क्वेश्चन में खास बात, है ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों ने अटैम्प्ट भी किया होगा इसको, मैं उम्मीद करता हूँ। Pn विद द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी नंबरिंग हुई होगी कहीं ना कहीं। डिटरमाइन इन द फिगर। ये जो फिगर है आपके सामने बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है ना। P4 को हमने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए इसको P4। अब P1 की वैल्यू 1 है, P ऑफ n और P मतलब P1 P2 की वैल्यू कितनी है, आप 2 की पावर n-1। फिर इसकी वैल्यू यहाँ 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 0 विच इज़ 1, फिर 2, फिर 4, इस तरह से 2 की पावर में चल रहा है। और आपको क्या बताना है, एंगल Pn प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा हूँ ना गलत लिखा हूँ। Pn प्लस 1 निकालना है ना। एंड नहीं ये सही है। Pn प्लस 1 इज ए राइट एंगल और Pn प्लस 1 एंगल निकालना है और n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मतलब ये सीक्वेंस चला ही जाएगा। मतलब ये जो है फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इस तरह से ये चलता जाएगा सीक्वेंस। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखो जैसे ये जो पॉइंट दिया है इसको पकड़ते हैं, ये राइट एंगल है तो एक डायग्राम ऐसे बना दिए। ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा रहेगा। इन जनरल इसको Pn लिख देते हैं और इसको Pn प्लस 1 लिख देते हैं। इसको क्या कहा जा रहा है, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 की पावर n-1। क्लियर। ये राइट एंगल है, ये थीटा है, यही हमें निकालना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड हम लोगों को निकालनी होगी। तो हम लोगों को ये मालूम है कि ए ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो Pn प्लस 1 का स्क्वायर माइनस Pn का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर n-1 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए। तो एक बार क्या होगा, P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 ही है ना। तो इसको यहाँ रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू रखोगे 1 तो ये आएगा 0, मतलब 2 की पावर 0 विच इज़ 1 का स्क्वायर। फिर P3 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो ये हम लोग कहेंगे कि 2 की पावर 2 स्क्वायर आएगा। इस तरह से हम लोग करते करते ये 2 बनेगा ना। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1, तो 2 का स्क्वायर। और लास्ट में इसी तरह से एक दो और वैल्यू लिख लेना दोस्तों, Pn का स्क्वायर माइनस A ऑफ Pn का स्क्वायर। ये कैसे कर रहे हैं, आप चाहें तो एक और वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। एक और मैं लिख के बता ही देता हूँ। देखो जैसे आप लोग टेंशन मत लेना ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं अटैम्प्ट करने का टाइम दिया हूँ P3 का स्क्वायर। और आपसे मैं कहा भी हूँ कि हम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस कभी नहीं करेंगे, है ना। मैक्सिमम 20 है, मिनिमम आपका 10 भी हो सकता है, जैसे पिछली क्लास में था। तो ये 2 का स्क्वायर, तो अब 2 स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ये बन जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर लिखा जाए, या इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि A ऑफ Pn प्लस 1 का स्क्वायर माइनस Pn का स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब इनको ऐड करते हैं तो एडिशन में ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होंगे, ये और ये बच जाएंगे। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि जो Pn प्लस 1 का स्क्वायर है ये आएगा, तो यहाँ रख दिया जाएगा वैल्यू -1 इक्वल टू ये Gp है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। पहला टर्म 1 है तो कॉमन रेशियो ये 4, तो 4 की पावर n-1/3। तो यहाँ से आपको ये स्क्वायर है दोस्तों, तो P ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 की पावर n-1 प्लस 3 अपॉन आप कह सकते हो 3। तो ये हो जाएगा 4 की पावर n प्लस 2/3। तो रूट ले लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो आपको साइन थीटा निकालना है और n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इसको आप चाहें तो 2 की पावर n/2 लिख सकते हैं। तो हेंस साइन थीटा की वैल्यू लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 होल डिवाइडेड बाई 4 की पावर n प्लस 2/3। ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर इसको हम बाहर कर दें तो ये 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 1/2 ऊपर और नीचे 1 + 2/4 होल बाई 3। ध्यान देना। अब क्या करें, अगर n को अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ले लें तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा √3/2। देखिए हम जल्दी जल्दी में किए हैं, उसको फिर से एक बार समझाते हैं आपको, है ना। मैं ये कह रहा था कि अगर एज n की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो जो साइन थीटा है वो ध्यान से देखिए क्या होगा, तो 2n है ना। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। और वहाँ से ब्रैकेट वाले से आप कह सकते हो कि, या आप ये भी कह सकते थे कि सर ये 2n से आप डिवाइड कर दो रूट के अंदर ले जाके, तो ये 4n तक जाएगा, तो 2/2n होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये टर्म क्या हो जाएगा इन्फानाइट पे 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस वजह से ये आ जाएगा फाइनली √3/2। और √3/2 आया तो थीटा कितना हुआ, तो हैंस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। एकदम कॉमन सेंस से लिखिएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में स्टूडेंट π/6 दिए लिख देते हैं और पहला ही ऑप्शन में जाल फेंका गया है, मछली बन सकते हैं, बड़ी वाली मछली बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आंसर कौन सा है, सी, है ना। तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इसमें याद रखो, पहले तो एकदम इत्मीनान से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाए IIT JEE में जो सीक्वेंस सीरीज़ के होते हैं, या इस बार जैसे बाइनोमियल का क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपको पेशेंस दिखाना है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे ना, पेशेंस की जगह पैनिक, तो फिर आपकी बैंड बच सकती है। तो आप आराम से दिखाइए, बस ये ध्यान रखिए कि हमें लास्ट बॉल पे छक्का मारना है, वर्ल्ड कप जीतना है ना, तभी हो पाएगा कुछ, अदरवाइज़ फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा भी पैनिक होंगे, बोल्ड हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है। तो ये चीज़ है, आप इसको अच्छे से देख लो। कैसे स्टार्ट किए, तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये आपको दिया ही था। ये यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्म जो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में यूज़ करते हैं उसी को लिखा, n की वैल्यू वेरी कराते गए, इसको ऐड कर दिए, और AP(1) की वैल्यू 1 दी हुई थी, फिर हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, साइन थीटा लिए, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर दिए, तो हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आई, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/3। तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और आप लोगों के पास तो कोई जगह की कमी नहीं है, हमारी तरह इस तरह से एक पेज तो होगा नहीं ना, आपके पास तो पेज ही पेज होगा, तो आप आराम से लिखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि कभी भविष्य में 1 महीने बाद इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दोबारा, और आंसर पे टिक मत करना। एक चीज़ मैं अभी बता दूं, जैसे हम ये जो कहते हैं ना बेस्ट रिवीजन प्लानिंग, या जो बेस्ट प्लानिंग फॉर स्टडी फॉर IIT JEE एग्जाम, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, कि क्या क्या गलतियाँ नॉर्मली मिस्टेक करते हैं जिसका खामियाजा आपको एग्जामिनेशन हॉल में भुगतना पड़ता है, और आप क्या गलती नहीं करेंगे जिससे आपको वहाँ प्लस पॉइंट मिलेगा। जैसे एक सबसे बड़ी गलती आप करोगे कि आप देखो बुक एक मार्केट से ख़रीद लाया हो, उसमें आप टिक कर दोगे तो वो तो बेकार हो गया ना। दूसरे हमारा सोल्यूशन देखोगे तो हमने भी लास्ट में जाकर टिक किया है, हम तो डिस्कस कर दिए, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोबारा तो लगेगा यार ये तो ऑप्शन आ गया, और ये ऑप्शन एग्जाम में डिसअपीयर रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, सिंगल चॉइस मोर देन, इंटीजर में कितने डिजिट फिलअप करने हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान है कि आप टिक मत करिएगा कभी भी, बस ये कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज फ्रिक्वेंटली बार बार देखते रहना है, या जो पहले अटैम्प्ट में आपसे नहीं हो पाए थे उस तरह के क्वेश्चन आप करिए, है ना। जो स्टूडेंट को बुक बहुत टफ लगती है वो एक काम करेंगे, हमारा पहले सॉल्यूशन देख लें, फिर 1 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद इसको आंख बंद करके अटैम्प्ट कर लें, तो वो चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी और फिर अच्छे से हो भी जाए। आंख बंद करके मतलब इत्मीनान से करना, है ना। आंख बंद करके कहेंगे कहीं दिखता ही नहीं है, हम क्या करें। तो ये कैसे किया गया, डिफरेंस मेथड जो सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसको ग्राफ पता होगा और मॉड ब्रेकिंग करने आता होगा वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन ax² + bx + c = 0। आगे लिखा है वेयर 1 < अल्फा < बीटा, देन लिमिट x टेंडिंग टू m, मॉडुलस ऑफ ax² + bx + c अपॉन ax² + bx + c = 1। मतलब हम लोगों को लॉजिक ये लगाना है कि मॉड ये किसी तरीके से पॉजिटिवली ब्रेक हो जाए, मतलब ये टर्म पॉजिटिव हो ताकि ये कैंसिल होकर 1 बने, तो पॉजिटिव मॉड को ब्रेक करना है। वैसे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं,
अल्फ़ा लेस देन बीटा है और ये दोनों 1 से ग्रेटर हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ए ऑप्शन डिसाइड किया कि ए ऑप्शन होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, तो आप क्या करिए, इस तरह से पैराबोला बना लीजिए और जो रूट हैं वो 1 से ग्रेटर हैं, तो 1 इधर कहीं बनाओगे और ये रूट का मतलब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या अगर आप x की वैल्यू, जैसे m अगर 1 से ग्रेटर है, मतलब m यहाँ कहीं भी हो सकता है इसमें, मतलब दिस इज m, दिस इज m, कहीं भी ये भी m हो सकता है, तो क्या m जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये ax² + bx + c पॉजिटिवली ब्रेक होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये जो पार्ट है इसमें तो नेगेटिवली मॉड ब्रेक होगा, लिमिट 1 - 1 आ जाएगी। तो इस वजह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप फंस गए होंगे, आप ध्यान दिए नहीं वीडियो को। एक तो है ही कि आप दोबारा सुन लो, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि अगर आप 1 से ग्रेटर हैं, और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, इसमें इन्फॉर्मेशन की बात है। m कह रहा है कि 1 से ग्रेटर, तो 1 के राइट साइड में m को उठा लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू m करेंगे तो हमारा मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होना चाहिए था, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ पार्ट में ऊपर है, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन कहता है कि a <0। तो a <0 का मतलब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे बना दिए, और m की वैल्यू <1, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा रूट है और ये 1 है, तो <0 में ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो मॉड नेगेटिवली से ब्रेक होगा। अगेन क्रॉस कर दिया इसको। अब सी ऑप्शन में बात करते हैं। सी ऑप्शन का है a <0 और ये लाइंग बिटवीन द रूट्स है, तो ये आपका 1 है और ये अल्फ़ा, ये बीटा, और m कह रहे हैं यहाँ होगा। तो अब देखते हैं, तो अगर ये क्या है, वो m पे वैल्यू पॉजिटिव, तो m पे वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव साइन से, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब d को देखा जाए तो d ऑप्शन कहता है कि मॉड a बाई a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू क्लियरली क्या हो गई, आपकी ध्यान से देखो, a को अगर आप पॉजिटिव लोगे, a की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू आएगा, और a की वैल्यू फॉल्स लेते हैं, a की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी। तो मॉड a बाई a की वैल्यू, a का मतलब a पॉजिटिव है, डायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है, इसको दूसरे तरीके से लिखा है। तो ये पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पैराबोला का ग्राफ, और ये जो मैं पैराबोला बना रहा हूँ ना, ये आपका मॉड वाला नहीं है, ये x² + bx + c है बार बार, तो ये हमने इस तरह से बना दिया, और ये 1, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो कह रहा है कि m की वैल्यू अल्फ़ा से ग्रेटर होनी चाहिए, तो आप कहोगे सरफेस फंस जाएंगे, यहाँ तो आप नेगेटिव कर रहे हो, इधर पॉजिटिव कर रहे हो। अगर m ग्रेटर देन बीटा देता तो इस ऑप्शन को भी हम लोग टिक कर देते, लेकिन इस वजह से इस ऑप्शन को टिक नहीं कर पाए। वैसे भी कह सकते हो कि सर सिंगल चॉइस का है, लेकिन बेटा एक बात बताऊं, सिंगल चॉइस में भी ना आप सब मोर देन चॉइस की तरह ही ट्रीट करिए। नॉर्मली हम लोग बहुत बड़े कामचोर होते हैं, जब एक ऑप्शन मिल गया तो दूसरे ऑप्शन पर नज़र ही नहीं डालते और पतली गली से निकल लेते हैं, और यहीं पर वो पतली गली एग्ज़ाम में ढूंढते हैं जो मिलती नहीं है। वहाँ पे क्या होती है, मोटी गली होती है, फंस जाते हैं। तो वहाँ पे आपका बेटर जाए तो आप पहले दिन से आदत डालिए कि कुछ भी हो, हम ये ऑप्शन जब देखें तो इनको भी कंफर्म करेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम, मतलब जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ऑप्शन क्यों है उसका अगर सही आंसर आपके पास है और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, अगर इसका आंसर आपके पास है, तो फिर आप सब कुछ जानते हैं। ये आपको करना है। नॉर्मली हम लोग कामचोरी करते हैं और ये पतली गली से निकलने वाला, खोपचे में निकलने वाला काम करते हैं। वो खोपचा नहीं ढूंढना है आपको क्या करना है, क्यों ये बताओ। मैं डायरेक्टली भी तो चाहता तो सी ऑप्शन तो मेरे को पता है, मैंने बताया था ना, ये बुक तो मैंने सॉल्व कर रखी है, तो मैं डायरेक्टली उसी को बता सकता था। लेकिन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बिगिनर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चारों को चेक करेगा ना। एग्ज़ाम में भी हम चारों को चेक करेंगे, एग्जाम हॉल में कहाँ से आंसर आएंगे बिना सॉल्व किए, ये चीज़ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सी ये मैंने एक एक करके बताया है, अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा। और मेन मैं कह रहा हूँ कि ये मॉड ब्रेकिंग है, जिसमें मॉड पॉजिटिवली ब्रेक हो गया जिस कंडीशन के अंदर, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बुक में ही देखोगे तो उसके सोल्यूशन पार्ट में अलग टाइप का सोल्यूशन है। ये हम अपनी स्टाइल से बताए हैं, मेरे ख्याल से आपको ग्राफ से समझ में आ गया होगा। ये आपको हर पॉसिबिलिटी में देखना है, और इस तरह का कोई नया भी क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे ही सोचना है ना, परेशान एकदम नहीं होना है। आप मेहनत किए रहोगे तो क्लिक करेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके, जैसे कई स्टूडेंट कर रहे हैं, लास्ट वाले को एक बार और बता दो, ये सोच रहे होंगे तो बता ही देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। मॉड ए की वैल्यू ए चाहते हैं ना, सॉरी मॉड ए की वैल्यू ए चाहते हैं, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव, इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली भी लिख सकता था। फिर एम की वैल्यू
देखो ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला और 2 रूट चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करा है। अब क्या है कि m जब अल्फ़ा से ग्रेटर है तो आप कह सकते हो ना कि ये किसी भी रेंज में राइट साइड में हो सकता है। तो मॉड नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों ब्रेक हो सकता है। तो जब नेगेटिवली ब्रेक करेंगे तो इस लिमिट की वैल्यू -1 आएगी, और जब पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे तो इस लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें 1 और -1 दोनों शामिल है। तो इन जनरल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो सी ऑप्शन था इसमें क्या था कि जब m दोनों के बीच में लाई कर रहा था और ये नेगेटिव दे रखा था, तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये जो पॉजिटिव टर्म है तो इसमें मॉड सिंपली ब्रेक हो जाएगा, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वापस में कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो ये हम लोगों ने 13th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इफ़ f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन में पढ़ा है ना कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल एंड विच आर डिफरेंशिएबल, ये उसी पे बेस्ड है। सच दैट f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई और f ऑफ x माइनस वाई, ये 3 टर्म हैं और ये AP में है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि f0 नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये डेरिवेटिव से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ये डिफरेंशिएबल तो है ही। तो सिंस f ऑफ x प्लस वाई कॉमा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई कॉमा f ऑफ x माइनस वाई आर इन AP, पहली चीज़। तो ये AP में है तो क्या होगा, ये मिडिल टर्म का 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई प्लस एफ ऑफ x माइनस वाई। AP की कंडीशन तो जानते हो ना, ABC अगर AP में होता है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी लिखते हैं। अब हमें इसी रिलेशन से फंक्शन को डिटरमाइन करना है। तो एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला तरीका है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिटरमाइन करने से रिलेटेड नहीं है। तो जब आप कोई भी एक्स वाई रख सकते हो तो आप पहले x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ स्क्वायर 0 इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 0। तो f0 की जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0 और 1। इन्होंने 0 के लिए मना किया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में y की जगह -x लिख देते हैं, है ना। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि पुट x इक्वल टू 0 एंड y की जगह -y या -x पुट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 0 और यहाँ पे आपने -x लिखा, और ये x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो ही चुकी है, और ये x और -y तो x की वैल्यू हमने कहा था कि 0 रख दीजिए, और इसलिए हो जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ 0 क्या लाए हैं 1। तो ये हो जाएगा 2f मतलब 2f ऑफ -x इक्वल टू, आप ध्यान से देखो तो f ऑफ 0 तो 1 है, और इधर f ऑफ x, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं सही है ना। 2f ऑफ -x इक्वल टू, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है। क्या गड़बड़ किया है बताओ, x की वैल्यू 0 तो कहोगे कि सर ये तो y की वैल्यू आपने रखा है -x, तो ये f ऑफ -x प्लस f ऑफ x हुआ ना। आप भी कुछ भी करते रहते हो, है ना। x की वैल्यू दोस्तों 0 रखा है और y की वैल्यू -x। आप चाहें तो y को y ही रहने दीजिए, है ना, वो कन्फ्यूजन कर रहा है फालतू का, इसको उड़ा देते हैं, है ना। ये सब कहते हैं कि भैया ये सब उससे अच्छा है कि आसान मेथड लगाओ। तो पुट x इक्वल टू 0, सिर्फ x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ -y। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ -y। क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफ्रेंशिएट एफ डैश वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डैश -y। तो यहाँ से आ गया एफ डैश वाई प्लस एफ डैश ऑफ -y इक्वल टू 0। तब ध्यान से देखो एफ डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश 0 ये 2 टाइम्स एफ डैश 0, और यहाँ पे एफ डैश 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्या आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एफ डैश 1 और एफ डैश -1 का जो सम है वो 0 है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये इक्वल है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। मतलब आंसर चेक करना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये तीनों भाई साहब लोग किसमें हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब नंबर्स होते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
उसके बाद क्या किया, ये जीरो पे फंक्शनल इक्वेशंस वाले ये क्वेश्चंस होते हैं, जेई 2018 में आए थे। तो इस हमने कराया भी था क्लास में क्वेश्चन ना, वो आप लोगों को याद भी होगा उसको। तो यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 की, तो f0 डिसीजन ले लिया, 0 और 1 आ रहा है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नॉट इक्वल टू 0, तो 1 को एक्सेप्ट कर लिया। फिर x की वैल्यू 0 रख दीजिए, जो मैं पहले बता रहा था y इक्वल टू -x ना, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, सीधे सीधे रखो। अरे फंक्शन f(x) निकालें या fy निकालें, क्या फ़र्क पड़ता है, y x तो डमी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं वहाँ पे, f सेम होना चाहिए। तो ये हमने पता है, तो इवन फंक्शन हो गया। वैसे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और f इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, फिर उसको डेरिवेटिव करेंगे तो इवन आएगा, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर। तो इसको हम लोगों को फंक्शन डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली डिफरेंशिएशन से ही काम चल गया। तो ये हम लोगों ने 14th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप इसको अच्छे से नोट आउट कर लीजिए, एकदम विधिवत नोट करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमारा जो स्नैक चैनल है, पहले तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। कहो कि सर की आदत पड़ गई है, ऐसे ही करते रहते हैं, है ना, हम सब ना सब्सक्राइब करेंगे ना सपोर्ट करेंगे, सर को भकभकाएंगे, है ना। तो देखो बच्चा, जैसे जिस तरह के साथ बिहेव करोगे ना वैसे ही होगा। ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, और कुछ मत सोचिए। अगली चीज़ ये है कि आपको जो भी डाउट होता है, नीचे जो दिया हुआ कमेंट बॉक्स है उसमें करिए। कई तो कल्टी मार लेते हैं, समझ में नहीं आता, है ना, गुमशुदा की तरह घूम रहे हैं। अरे गुमशुदा नहीं, वहाँ पे कमेंट करना कि ये हमें प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, टाइमलाइन लिख के लिख देना। जैसे हम डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिखे रहते हैं ना, इस टाइम पे क्वेश्चन नंबर 1, एक टाइम पे क्वेश्चन नंबर 15। तो उसी तरह से आप भी एट द टाइम वी हैव दिस डाउट, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि बताएं। लेकिन आप लिखोगे ही नहीं तो हमें क्या पता, ऐसे खामोश रहोगे तो फिर कहते हैं ना, खामोशियाँ तो बहुत कुछ कहती हैं। क्लियर। तो वो बात है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आप नीचे दिए हुए, कई तो नंबर के पीछे पड़े रहते हैं, नंबर मांगेंगे, शाम को सोना दुर्लभ कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स करिए, हम जब भी फ्री होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारा जो स्लैक चैनल है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ना, अगर आपको लिंक तुरंत न दिखे तो मैं बाद में अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रायोरिटी रहता है कि वीडियो पहले बच्चे के पास पहुँच जाए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते रहेंगे, तो उसमें मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर स्लैक चैनल का और हमारे वेबसाइट का जाए और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो होता है ना, अगर वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसमें y इक्वल टू मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ है। जैसे y इक्वल टू f(x) का ग्राफ पता हो तो मॉड ऑफ y इक्वल टू f(x) का ग्राफ जो बताने का तरीका है वो ये है कि f(x) की वैल्यू, जैसे sin x के, जैसे f(x) की वैल्यू जहाँ पॉजिटिव है तो मॉड y इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव मतलब 2 है, तो मॉड y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू +-2। तो जहाँ भी f(x) पॉजिटिव होगा आप y को दोनों तरफ बनाएंगे, मतलब ये ग्राफ अबाउट y को -y से जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो आप देखो सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ f(x). इसमें क्या किए रहते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर किए रहते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वो पोर्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वो पोर्शन दिख रहा है, मतलब एक्चुअल ग्राफ में ये क्या होगा, ऐसे नीचे होगा। और ये बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेम ही है ना, देखने में थोड़ा दूर दूर लगे, ड्राइंग हमारी थोड़ी पैदल है। तो आप जब देखोगे ना यहाँ पे f(x) का ग्राफ कैसे बनेगा, तो f(x) का ग्राफ इस तरह से बनता है। यहाँ ये आपका इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए जैसे आप अभी तक खींच रहे थे। ये आपका A वाला पॉइंट है और ये B पॉइंट है ना, इस तरह से इधर भी आप B पॉइंट बना दीजिए। अब आप देखिए यहाँ हम लोग थे, है ना, ये डॉट लिखा है ना, कहाँ है, यहाँ, तो इसको तो ऐसे ही बनाया हमने। क्लियर। आप इधर भी वैसे ही डॉट है तो यहाँ भी आप वैसे ही बनाइए तरह से। अब ये ग्राफ को हमें क्या करना है, नीचे कर देना है। ऐसा क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ। तो वो इस तरह से बनेगा, और याद रखना है यहाँ एरो होगा, यहाँ भी एरो होगा। और ये पॉइंट्स के नाम क्या हैं, तो A है, ये B है, ये 0 है, ये -A है और ये -B है। देखो अगर इसमें पूरे में मॉड लगाना हो और ये वैल्यू अगेन क्या है, C है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये -C और ऊपर क्या है C, तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर पलटेगा, और जैसे ये पलटेगा ये दिख जाएगा हम लोगों को। अगर मॉड ऑफ y इक्वल टू f(x) लिखना है तो क्या करेंगे, पहले इसको हटा देंगे और इसी का रिफ्लेक्शन बना देंगे, तो बिल्कुल सही है। अब ये हम बनाते समय कितनी जगह पेन उठाए, तो आप कहोगे कि सर आपकी पेन एक उठी है A पे, एक
एक पेन ए पे उठी है इस तरह से और आपका दूसरा पेन ए पे उठा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है 2 पॉइंट्स, है ना। ये डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट्स लिखा है तो 2 पॉइंट्स, है ना। और नॉन डिफरेंशिएबल एट कितने पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट के अलावा ये मॉड ऑफ एक्स की वजह से ये क्या होगा, ये ग्राफ शार्प कॉर्नर की वजह से, शार्प टर्न की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 2 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट और 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट, है ना। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है जो ग्राफ लिखे हैं, ग्राफ बनाए हैं y = एफ ऑफ एक्स का। अगर इसमें मॉड लगाएंगे तो अगेन मैं बताऊँ, ये जो नीचे गया है ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा। अगर पूरे में y में मॉड लगाओगे तो उसका रूल होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसी को रखेंगे, नेगेटिव को मिटा देंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि अगर आपको ग्राफ सेक्शन स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया 15। इसको अच्छे तरह से एकदम देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो होता है ना उसी पे बेस्ड है ये। मेरे ख्याल से आप नोट भी कर चुके होंगे। तब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। इसमें अल्फ़ा वन मतलब 2 रूट सेम है, अल्फ़ा वन, यही मेन क्रैक पॉइंट है, सी पॉइंट। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन ये वैल्यू आपको k की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप ये ध्यान से देखो तो ऐसे लग रहा है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और x की जगह अल्फ़ा 1 रखा गया है। इसका मतलब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्लिक कराने के लिए, और ये ब्रैकेट देखे क्या याद आएगा आपको, फैक्टराइजेशन ऑफ n डिग्री एक्सप्रेशंस। तो इसके जो रूट दिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास में। तो क्या लिखते हैं, x का लीडिंग कोफिशिएंट का, ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा 1, 2 रूट सेम है तो फिर x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3 से लेकर x माइनस अल्फ़ा n तक। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे और x अप्रोचिंग अल्फ़ा 1 लेंगे। तो हैंस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3, इस तरह से अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा n की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर अगर आप डायरेक्टली ये लिख के 0 करोगे, क्योंकि ये भी 0 होगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो आप ऐसे करिए, x अप्रोचिंग अल्फ़ा 1, x की पावर n+1 माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर। अब ये एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ये लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फ़ा 1। और ये कहाँ से आया अल्फ़ा 1, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था कि x की जगह क्या है अल्फ़ा 1 लिखा है, तो रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट लगाए हैं। तो n+1 टाइम्स x की पावर n और ये माइनस 10 टाइम्स x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस, क्या लिखोगे, x माइनस अल्फ़ा 1, है ना। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, क्योंकि अगेन ये 0/0 ही फॉर्म होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0। और जब भी 0/0 हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो n+1 यहाँ लिखेंगे n, x की पावर n-1 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, k के। तो आप यहाँ से देखोगे, अभी k की वैल्यू इक्वल नहीं करेंगे, अभी तो वैल्यू करेंगे अल्फ़ा 1 पुट कर देंगे। तो n+1 n अल्फ़ा 1 की पावर n-1 माइनस 10 होल डिवाइडेड 2 इक्वल टू k। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा क्या रहा है, n+1 इंटू n इंटू अल्फ़ा 1 की पावर n-1 माइनस 2k इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इज़ IIT बॉम्बे, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या किया हमने, तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ n डिग्री एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बहुत बचपन में पढ़ लिए थे, और वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये जो रिपीटेड रूट है ना इसका, ये तो क्लियर हो ही जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ n डिग्री एक्सप्रेशन, ये इक्वेशंस जो भी कह सकते हो, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें फैक्टराइज किया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फ़ा 1 कर दिए, 2 बार डिफरेंशिएट किए। अब जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो रूट है, कंफर्म हो गया, ये कैसे। तो देखो, अगर थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट पढ़े हो तो अगर 2 रूट सेम है तो एफ ऑफ अल्फ़ा 0 और एफ डैश अल्फ़ा 0 होता है। अगर 3 रूट आइडेंटिकल है तो एफ ऑफ 0, एफ डैश अल्फ़ा 0, एफ डबल डैश अल्फ़ा 0 होता है। तो इस तरह से रूल चलते हैं, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले सेक्शन में देखते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अच्छे से देख लीजिए। और इसका आंसर क्या है, 10, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो
ये फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड है, और ये 0/0 तो होना ही है आपका। क्लियर? या आप वो भी कह सकते हो कि सर चारा ही नहीं है, अगर ऊपर आप नॉन जीरो करोगे और नीचे यहाँ जीरो कर दोगे तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, फिर उसको के इक्वल कैसे कर लोगे? तो ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए 0/0 ही फॉर्म। दोनों तरफ से हम लोग फंसे हैं ना, कहते हैं ना कि दोनों तरफ से फंस गए, तब आपको डिफ्रेंसिएशन करना ही होगा। और ये आप आराम 6 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, फिर इसको के वैल्यू के इक्वल कर दीजिए, और वहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसका आंसर कितना आता है, 10 के इक्वल। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है cos 2x। एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़िए, cos 4x cos 6x cos 8x cos 10x और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन 5 टाइम साइन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले यहाँ 0 रखें तो f0 की वैल्यू हो जाएगी, ये सारे 1 हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो आप कहोगे कि 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म है। तो इसको करने का एक तरीका है, ये क्वेश्चन बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है कि अगर आपको ये लिमिट निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ax कॉस ऑफ bx है ना, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है, 0/0 फॉर्म है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 0, और ये लिखेंगे a साइन ax फिर कॉस ऑफ bx प्लस आप क्या लिखोगे, b साइन bx। एक बार डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना, कॉस ऑफ ax होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1/2 को आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं, और ये आप लिख देंगे कॉस ऑफ bx मल्टीप्लाइड बाई, एक तो ये है ही पहले से, और यहाँ आ गया साइन ax अपॉन ax इंटू ए भी लिख दो, तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ। फिर उसी तरह से बी स्क्वायर साइन bx बाई bx लिख दिया जाए, है ना, सीधे सीधे, इंटू कॉस ऑफ ax। तो ये सब तो 1 होते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा फाइनली 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 3 रहते तो सी स्क्वायर आता। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, कि जो इंस्पायर्ड है वो ये जो क्यूबिक है, ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर होता है ना, तो एक एडजस्टमेंट करते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो x अप्रोचिंग 0 पे तो ये 1 हो जाएगा, और f0 1 था तो ये 3, और एक 5 भी है कहीं पे, कहाँ है 5? तो आप कहोगे सर कहीं भी लगा दो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कुछ आ जाएगा, ये 1 + 1 + 1 3। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे रख सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो लास्ट में जाके एक जगह वैल्यू रख देंगे, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस ऑफ, ये सब रख दीजिए, cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x cos 10x cos ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू मैंने याद करवा दिया अभी, तो 3/5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, 2। और ये तो अब फॉर्मूला ही हो गया, 3/10 हो गया यहाँ, और 2 स्क्वायर और बाहर कर लेते हैं, फिर n की वैल्यू 5, तो 5 n + 1 2n + 1 अपॉन 6, तो ये कट गया, ये 5 2 जा 10 भी कट गया, एक 2, तो 3 × 2 × 11 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 66 के इक्वल। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन ये जो इंस्पायर्ड जिस क्वेश्चन से है उसको ध्यान रखिए, ये हम लोगों ने लिमिट वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। आप कई स्टूडेंट को ये क्लिक कर सकता है कि सर यहाँ पे साइन सी साइन डी सोच रहे हैं, लेकिन आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। हम लोग उस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप एल एच रूल एकदम इत्मीनान से लगा सकते हैं। कोई बोर्ड वोर्ड वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि बिना एल एच रूल के भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स आए या नीचे tan स्क्वायर एक्स आए तो tan x बाई एक्स क्रिएट करते हुए, एक्चुअली इसका डिफ्रेंशिएशन आसान है, इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा लेंदी होगा, तो उसको आसान हमने बनाया। पहले ये आप समझिएगा, और ये समझ जाएंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन है ए क्यू माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर आप उसको ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन इत्मीनान से हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से हो गया। बस इसमें फंडा क्या है, ये जो कंसेप्ट है वो, दिस इज़ द सी पॉइंट, है ना, ध्यान रखिएगा, दिस इज सी पॉइंट।
क्रैक पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का कि अगर आपको ये क्लिक कर गया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अब आप लिखो अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें एक दो कंसेप्ट हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला कंसेप्ट ये है कि एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये आया है तो मैं बता देता हूँ। फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। साइन x जो होता है वो xls होता है और x होता है tan xls, है ना। एक बार हमने सैंडविच थ्योरम के टाइम बताया भी था। और जहाँ तक इन्वर्स का बात है तो आप देखोगे तो आपका जो इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स x tan, इन सब के ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो इन्वर्स का ऐसे डायग्राम बनता है, इधर इस तरह से बनाते हैं। और ये जो x होता है ना, ये ऐसे होता है y = x। तो आप ये कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ जो साइन इन्वर्स x है, दिस इज़ ग्रेटर दैन मॉड ऑफ x। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज 0 के अबाउट इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, है ना, लेकिन उसमें क्या है कि आपको इसको मैं बता ही देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए बस ये डिसाइड करना है कि ये वैल्यू 0+ है, सॉरी 1+ है या 1- है। अगर 1+ हो गई तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, और 1- हो गई तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से डिवाइजन करके तो दिख ही रहा है कि ये 1+ है। उसी तरह से ये जो वैल्यू है वो 2+ है, तो 2 आएगा तो 2³ हो जाएगा ये 3+। ये चीज़ आपको क्लिक करना चाहिए। और जहाँ तक इसका सवाल है, आप इसको वेरिएबल को वैल्यू उठा के भी रख सकते हैं। तो याद रखना, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसको हम लोग लिमिट में वैसे पढ़े रहते हैं कि जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी ध्यान रखना, tan x/x आए तो आप इसकी वैल्यू 1 कर दिया करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। आप चाहें तो कुछ नोट पॉइंट लिख ही लीजिए। दूसरा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 आए, 0+, 0- दोनों। तो और यहाँ पे लिखा है sin x/x, sin x/x लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे आप, 0। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक आता है साइन इन्वर्स x/x, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 1 के इक्वल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो आप देखोगे ये जो लिमिट है ना, तो ये हम लोग 1 करने जा रहे हैं, तो 1 कर दिया हमने, है ना। फिर दूसरे को 2² × 2 करने जा रहे हैं, फिर 3² × 3 करने जा रहे हैं। इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर n² × n तक जाना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखते हैं ना, 100 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आसानी से इतना कैसे जल्दी लिख दिए, तो भाई ये 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ तक ही सम है ना, जिसको हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ में n × n + 1/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं। और ये किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से n × n + 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के इक्वल। तो आप कह सकते हो कि सर n की वैल्यू लिख दीजिए 4, जिससे आप 4 × 5/2 करें तो 10 आ जाए। तो आंसर इज़ सी ऑप्शन, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन sin x/x का होता तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट लेते। और ये ध्यान रखना, ये 2x है, तो यहाँ भी अगर हम 2 करें तो ये 2³ बन जाएगा ना, तो ये भी 1+ ही आएगा, है ना। आप उससे आप चाहें तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 किया, तो यहाँ क्या करना होगा, हमें चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो इसको हमें 2³ करना होगा। तो आप कहोगे फिर से ये 1+, तो ये 8+ मतलब 2³, है ना। प्लस मतलब 8+ मतलब 9 नहीं होता है, 8 से थोड़ा सा लार्जर होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यही वो पॉइंट है ना। एक तो आप ग्राफ से डिसीजन ले सकते हैं, और ये हमने कहा कि कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा, हो सकता है किसी अदर पार्ट में काम आ जाए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और जब इन्वर्स बताएंगे तो इन सब के अप्रोक्सीमेशन वाले रिजल्ट्स भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, है ना। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इन्वर्स में हो रही है, इतना मेरे को फील आ रहा है, क्योंकि आप बोर्ड लेवल का पढ़े हैं, और बोर्ड लेवल और जेई मेन लेवल में, जेई एडवांस लेवल में इन्वर्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्लियर, चीज़ें वहीं रहती हैं, बस क्वेश्चन लेवल में अंतर हो जाता है। अब ये तो कहीं मुलाकात नहीं होगी, रेयरली ही होगी। नॉर्मली हम लोगों की आदत होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ देते हैं, और बच्चों कई तो कसम खाए हैं कि सर इसमें लिखा नहीं, हम नॉर्मल ब्रैकेट ट्रीट कर रहे हैं। तो आप ये लिख लेना, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे एग्जाम में लिख के आता है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, और इस तरह से हमने 18th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट f फ्रॉम R to R बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ x इज रेशनल नंबर। दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको ध्यान रखना।
अब आगे कह रहे हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एक्सटेंडिंग टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स देन द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा इज़। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में पढ़ा है। लिमिट में भी मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन ऊपर नीचे वाले इक्वल होते हैं वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है ना। तो लिमिट के लिए क्या करा जाए कि एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को क्या किया जाए, इक्वल। एक बार देखते हैं क्या आता है। तो x इक्वल टू आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लियर। अब देखते हैं अगर एट x इक्वल टू 0 की बात करें तो f ऑफ 0 निकालोगे तो 0 इज ए रेशनल नंबर, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन अगर हम 0 प्लस के बारे में बात करें, 0 प्लस, तो आप कह सकते हो कि सर 0 प्लस भी यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा। लेकिन अगर 0 माइनस की बात करते हैं, 0 माइनस में भी रेशनल और इरेशनल, तो अगर यहाँ जाएंगे तो 0, इफ़ वाया इरेशनल, मतलब कह सकते हो कि ये जो 0 माइनस है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप फंस सकते हो। इसको मैं ग्राफ से ही बता देता हूँ। ये जो हम लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट का इस तरह से ग्राफ बनता है ना, तो मैं ये और x का भी इसी तरह से रहता है, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप वैसे भी कह सकते हो कि सर ये जो हाँ जहाँ ग्राफ कॉन्साइड कर रहे हैं, तो कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। जहाँ तक 0 का सवाल है, 0 प्लस पे लिमिट क्या है 0, और 0 माइनस पे लिमिट 1 हो गई ना, एक तरफ 1 एक तरफ 0। तो ये कह सकते हैं कि हियर लिमिट x टेंडिंग टू, उसी को मैं लिख रहा था, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये 0 से 1 में क्या हो जाएगा, हैंस जो अल्फ़ा का सेट ऑफ वैल्यूज, आप चाहें तो अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, या अल्फ़ा बिलोंग्स टू ऐसे लिखिए, ओपन इंटरवल 0 से 1। एक चीज़ और बता दें, आपको जाल फेंका गया है यहाँ पे कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी में लास्ट वाला ऑप्शन टिक करते हैं। लेकिन ये बताओ क्लोज इंटरवल में लिमिट को एग्जिस्ट, जैसे 0 पे हम लोगों को लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता चला एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है कभी, रेशनल की वजह से। जब हम रेशनल मानते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाती है, इरेशनल मानने पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी रेशनल मानने पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1, और रेशनल मानने पे क्या हो रही है 0। कैसे, तो कहोगे कि सर यहाँ पे आपका 0 है, 0 माइनस करोगे तो ये वैल्यू कहाँ गई 1 ना, ऊपर की तरफ अप्रोचिंग वैल्यू। और अगर इसको इस ग्राफ से देखोगे तो ये क्या जाएगी 0 जाएगी। तो ये है पार्ट, ये इसमें गलती होने का एक ही गुंजाइश है कि ये हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है ना। ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना था कि दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करना था। अगर आप हमारा क्लास देखेंगे ना, तो उसमें हमने सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बाद उसमें हमने ये बताया था कि जब सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल जब इस तरह के टर्म आए, तो आप क्या करिएगा, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वलाइज कर दीजिएगा। उससे जो x आए वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब लिमिटिंग वैल्यू और आपकी फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि हमने क्या किया, एक प्रकार से दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया और इसको लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई। तो वो इस x के लिए होता है, लेकिन इसमें भी 0 चला गया, क्योंकि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। 0 पर राइट हैंड लिमिट तो आ रही है, लेकिन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस वजह से उसको हमने रिमूव कर दिया, और आंसर इज़ द सी ऑप्शन। एक प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि इत्मीनान से करिए, कोई जल्दीबाजी मत मचाइए, है ना। आप आराम से नोट आउट भी कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट लिखा हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये फंक्शन पढ़े रहेंगे तो ये तुरंत याद आ जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है 20th क्वेश्चन। लेट f फ्रॉम रियल टू रियल बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन में कर रखा है। इस तरह के जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा क्लास देखा होगा वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। इस तरह के क्वेश्चन लीनियर फंक्शन होते हैं, मैंने बताया भी था आपको। लेकिन मान लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो आप क्या करिए, जैसे हमने आपको बताया था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप लिखते रहिएगा साथ में, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, h के इक्वल। क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसको इसी तरह की सिचुएशन में ले जाते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ इसको लिख देंगे 2x प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई 2, आपको याद आ गया होगा।
और इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 0, या आप चाहें तो 0 लिख दीजिए, होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। अब ये इस तरह से लिखा है और ये कहाँ से लिखा है, fy को इधर लाया 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। कई तो सोचेंगे कि लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कराने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये न्यूमरेटर में है, अभी डिनोमिनेटर में अपॉन h आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। कैंसिल आउट हो गया तो आप कहोगे कि सर ये तो कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर वाला सिर्फ एक हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका f'0 आ जाएगा। और आप चाहें तो f'0 की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, ये f'0 की वैल्यू नहीं दी है, तो इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस बी बाई इंटीग्रेशन। अब चूँकि हम लोगों को f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो आपको b मिल जाएगा 5 और f' की वैल्यू हो जाएगी a, और a कांस्टेंट है तो ये -1 के इक्वल, क्योंकि -5 पे भी इक्वल आएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी आपका एक प्रकार से -x प्लस 5, है ना। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर गिवन रिलेशन को यूटिलाइज करते हैं, डेरिवेटिव से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, और अगर यहाँ वैल्यू नहीं दी रहती तो हम लोग रिलेशन से वैल्यू निकालते हैं, ना। आपको JEE 2011 JEE 2018 के क्वेश्चंस भी कराए थे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लास्ट वाला जो क्लास है ना, देखिए मैं हिंट भी देता रहूँगा और आपको जिम्मेदारी बनती है, ये आपका है बच्चों की, किसका कौन सा प्लस पॉइंट है कौन सा माइनस पॉइंट है, ये तो आप बताओगे ना। तो आपका जो वीक पॉइंट होगा आप उस पर वर्क करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, है ना, ये चीज़ है। तो आपने इसलिए वीक पॉइंट रखा है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं है। अगर ये पढ़े रहोगे तो ये अभी तक क्वेश्चन कई लोगों के लिए ओवर हो गया। तो -x प्लस 5 मतलब 5 - x आ रहा है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें मैं ये कह रहा था कि फंक्शन तो आपको मिल गया, अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। फंक्शन का काम हो चुका है, तो ये हम मिटा रहे हैं अब उसके बाद लिखिए ये ऑप्शंस चेक करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो यहाँ तो मैंने सिंगल चॉइस लिख रखा है ऊपर, तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कौन जानता है, कुछ नहीं। तो ए ऑप्शन में जाएंगे तो ये पूछ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 4, ये 5 - x की पावर 1/x - 4, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। तो इसको e की पावर लिखते थे, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो क्या होता था बताओ, ये 4 - x हो जाएगा इंटू 1/x - 4, तो ये आएगा e की पावर -1। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये f ऑफ mod x, तो y = 5 - mod x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ बनता है दोस्तों इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो ये कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एक जगह है, तो ये भी गलत, ये e की पावर -1 था। अब क्या है, एरिया बाउंडेड बाई x एक्सिस y एक्सिस एंड 25 स्क्वायर यूनिट्स, तो 25 कहाँ है, 5 - x, तो ये 5 है ना। इसको c पार्ट को ऐसे करते हैं, हमारा ग्राफ क्या था 5 - x, तो ऐसे बना दिया, तो ये 5 ये 5, तो ये जो एरिया है इसको कह रहा है 25, जबकि हम लोग जानते हैं दिस इज़ 5 × 5/2, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन सही कैसे करेंगे, तो देखो ये जो है ना f ऑफ mod x का मॉड, मतलब f ऑफ mod x हमने बना ही रखा था पहले से, है ना। एक बार फिर से उसको बना ही देते हैं ना, आप इसको भी कंफर्म कर लीजिए। ये e की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है, e की पावर -1 आ गया। ये आपका ग्राफ, ये तो केवल एक जगह डिफरेंशिएबल x = 0 पे ये कह रहा है 2, इसलिए क्रॉस कर दिया। तीसरे पॉइंट में एरिया आई 25/2, क्योंकि ट्रायंगल है। और फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि आप चेक करके बताओ, तो इसको क्या करेंगे एक बार अच्छे से देखिएगा। इसमें इस तरह से किया जाएगा कि जैसे पूरे पे मॉड लिया गया है, तो f ऑफ, जैसे मान लीजिए इसको gx लिख देते हैं d पार्ट में, और ये है मॉडुलस ऑफ f ऑफ mod ऑफ x। तो इसमें क्या करते हैं ना दोस्तों कि ये 5 होगा, 5 - मॉडुलस ऑफ x ऐसे। तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि पहले y = 5 - x का ग्राफ, इसमें मॉड लगने का मतलब कि इधर गए, फिर पूरे ग्राफ में मॉड लगने का मतलब नीचे वाले पोर्शन को ऊपर कर दिया और इसको मिटा दिया। तो ये कितनी जगह आ रहा है शार्प कॉर्नर, 1 2 और ये 3, तो ये नॉन डेरिवेबल है 3 पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों ये इनिशियल स्टेज है, कई लोगों को पहले हैबिचुअल हो, कई लोग कहते हैं कि सर मेरे पास बुक नहीं है। तो बच्चों का स्टार्टिंग में कमेंट आ रहा था कि स्लैक चैनल पे कि आप
थोड़ा सा सर शुरू में स्लो रहिएगा, 2-3 दिन 3-3 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन कराइए और उसके बाद 20-20 क्वेश्चन वाला कराइएगा, ताकि हम लोग भी अटैम्प्ट कर लें और आपको भी हैबिचुअल हो कि हाँ भैया समीर बंसल सॉल्व करना है, तो हम भी आदत डाल लें। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 20 क्वेश्चन हमने किए, 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए, 10 क्वेश्चन आज। अगली क्लास में मिलेंगे तो देखते हैं कितना कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। लेकिन अगली क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, कुछ अनाउंसमेंट भी देना है। तो आज हम शाम को आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जो हमारे टारगेट के स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर से टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जिनको 2022 में जेई एडवांस देना है, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें हम इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। तो एकदम अच्छी तरह से इसको देख लीजिए अच्छे, है ना। ये किस टॉपिक पे बेस्ड है, तो डिफरेंशियबिलिटी का 4th लेक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। तो ये क्या किया गया है कि फंक्शन को पहले डिटरमाइन किया, तो 5 - x फंक्शन आया और चारों ऑप्शन 1/1 1/1 1/। अब बताओ, इस तरह से अगर आप कंफर्म करोगे चारों ऑप्शंस को, खुद से सॉल्व करोगे, तो क्यों माइनस नेगेटिव नंबर आएंगे यार। नेगेटिव नंबर आने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अपने में धुएँ रहते हैं सब और नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो बच्चों, 1-2 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये है कि आपसे हम रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बेहतर शिक्षा सबको मिले, इसलिए सबको ऐड करिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें, तो उसके लिए दोस्तों आपको हमें सपोर्ट करना होगा। हम आपके लिए समीर बंसल की बुक सॉल्व करा रहे हैं, है ना। आप देखिएगा, कोई भी डेडिकेशन के साथ इस बुक को, क्या जितने हमने लिखा है ना, समीर बंसल की कैलकुलस, विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और विकास गुप्ता की अलजेब्रा सेक्शन पर आता है, और जो वेक्टर 3D ट्रिगो सेक्शन वो हमारे वेबसाइट फ्यूचर IT विवेक सर के प्रैक्टिस में मिल जाएगा। यकीन मानो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, ये शुरू का स्टेज है इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना कि आपको अगर स्कोर करना है तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने जैसे वर्ल्ड कप देखा था 2011 में, जिसमें इंडिया ने फाइनल जीता था, तो उस वर्ल्ड कप मैच की एक स्पेशलिटी ये थी कि उसमें 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे जिन्होंने लास्ट में रोल प्ले किया था। एक था अपने गौतम गंभीर हैं और दूसरे MST महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको दोनों की तरह बिहेव करना है। जो आपका टाइम है, जो भी टाइम है, आपको उसमें 80% गौतम गंभीर की तरह खेलिए, जीजी की तरह, मतलब एकदम पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत, 97 टाइप का इफ़िशियंसी रखो, और लास्ट बॉल पे छक्का मारना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट बॉल पे नॉर्मली स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम बननी है, जैसे कि सेमीफाइनल में अगर क्रॉस कर गए तो फाइनल जीत के ही रहेंगे, है ना। उस तरह की टीम की तरह प्रिपेयर करना है, तो वो बनिए, लास्ट में आपको जीतना है। तो ये दोनों रखना चाहिए, अपने को इतना शांत रखना चाहिए कि लास्ट बॉल पे जब जेई का पेपर हो, तो जब एग्ज़ाम हॉल से निकले तो एकदम हैप्पी निकले कि अरे अब तो विन करके मेडल लेकर आ रहे हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपने पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ही बताओ। तो उन प्लेयर से सीखो कि उन्होंने कैसे दिखा। अगर नहीं देखो हो तो हाईलाइट देखना उस मैच का, है ना, वो कैसे खेलते हैं, है ना। पूरा मिट्टी भरा रहता है तभी भी खेल रहा है वो, है ना। वो जज्बा होना चाहिए, मतलब वो जील अपने अंदर होनी चाहिए उस तरह का। तो वो चीज़ देखिए। और उसके बाद कई लोग कहते हैं कि इसको आर्गूमेंट कंट्रोवर्सी में ले जाते हैं कि सर क्या कहते हैं, वो तो MSD का है ना। तो अगर उसके बाद तो देख ही लिया बेटा, 2015 में और 2019 में आगे वाले प्लेयर घुस हो गए तो MSD क्या किया, सेमीफाइनल नहीं क्रॉस कर पाए, है ना। तो वैसे बोलने को सब बोलते हैं कि अगर उनका केवल कंट्रीब्यूशन रहता तो 2015 का भी सेमीफाइनल जीतते सब ऑस्ट्रेलिया वाला, और 2019 में जो न्यूजीलैंड से आए वो भी जीत जाते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, शुरू के प्लेयर फंस, मतलब ये भी गए। तो शुरू में किसी ने बेस तो मजबूत किया ना। उसी तरह से अगर पेशेंस से आप 80% ऑफ द टाइम यूटिलाइज़ करेंगे तो तभी तो बेनिफिट खाएंगे। और जब बेनिफिट का टाइम आएगा तो उस पर मार दीजिएगा, मौके पे चौका, मौके पे छक्का मार दीजिएगा। इतना पेशेंस आपके अंदर रहना चाहिए। अगर इतना पेशेंस है और नहीं है तो अंदर लाइए, है ना। और जो समीर बंसल की बुक है उसको सॉल्व करते रहिए। हम उसको सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी लिए हैं। 905 क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन, इन्वर्स ट्रिगो को भी मिला देंगे तो 1028 हो जाएगा। अगर हम 20 क्वेश्चन भी पर डे डिस्कस करते हैं तो 50 क्लास लगभग लग जाएगी, है ना। लेकिन मान के चलिए ओवरऑल 60 जाएगा, क्योंकि 20 आगे का भी बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे मैट्रिक्स मैचिंग, वो एक ही में 5-5 क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें 20 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे। वैसे भी क्लासेज आपकी 1 से 1.5 घंटे रहेगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि 20 डिस्कस किए कि 19 डिस्कस किए। लेकिन एक एवरेज मेंटेन रखेंगे, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। 20 से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो कई लोग फेडअप हो जाएंगे, कहेंगे कि इतना एक ही साथ डिस्कस कर दिए। आपके भेजे में जाना भी तो चाहिए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप हमें सब्सक्राइब करना,
शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना, है ना। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगली चीज़ ये है कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम 21 से लेकर जहाँ तक क्वेश्चन, अब हम कहेंगे नहीं, मिनिमम 10 तो कराएंगे ही। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो उसमें आगे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, है ना। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक।